हेलो दोस्तों, करंट अफेयर्स के आज के सत्र में आप सभी का स्वागत है। फिर से मैं अपने CSCET के दोस्तों के लिए कुछ अपडेट्स लेके आया हूं। रोज की तरह आज भी हम MCQs के साथ इन अपडेट्स का डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आइए, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट अपडेट। पहला अपडेट आपके स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से है। एज पर द रिसेंट डेटा फ्रॉम NPCI, which mode of payment clocked 1.62 billion transactions in August 2020? नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI के मुताबिक, अब बेसिकली मैं आपको इसके पीछे का बैकग्राउंड बता दूं। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो सारे ऑनलाइन पेमेंट्स को ट्रैक करने का काम करती है। तो अगस्त 2020 में यानी इन द प्रीसीडिंग मंथ, प्रीसीडिंग यानी अगर अब अभी हम नवंबर की बात करें तो नवंबर से के पहले का डेटा रिलीज हो गया है। तो अगस्त के इस यानी लॉकडाउन खुलने के बाद का जो मंथ था, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली जुलाई में लॉकडाउन खुल गया था, तो अगस्त में सारे बिजनेसेस ऑलमोस्ट शुरू हो चुके थे। तो 2020 के अगस्त में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन पेमेंट अभी तक के हुए हैं। तो आपको यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से किस पेमेंट मोड पे 1.62 बिलियन ट्रांजैक्शन यानी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस 1.62 बिलियन हुए हैं। वैल्यू तो ट्रिलियंस में है, ठीक है। सो ऑनलाइन पेमेंट की जो 1.62 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुई है वो इसमें से किन पेमेंट मोड्स से हुई है? UPI से हुई है, IMPS से हुई है, AEPS से हुई है या फास्टैग से हुई है? तो उसमें से सब यानी इसमें से किस माध्यम से, किस मोड से सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन, इतिहास की, हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस इसमें से किस मोड से हुई है? सो मित्रों, 1.62 billion transaction in a single month is a very big number, ठीक है। सो अप्रोक्सीमेटली इसके अगर आपको अमाउंट बता दे तो ये 1.62 बिलियन ट्रांजैक्शंस की वैल्यू जो हुई थी अगस्त के महीने में, ऑनलाइन पेमेंट्स की जो वैल्यू हुई है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2.98 ट्रिलियन। 2.98 ट्रिलियन इतना वैल्यू का ट्रांजैक्शन एक महीने में हिंदुस्तान में ऑनलाइन मोड के जरिए हुआ है मित्रों। और वो मोड इज नन अदर देन ऑप्शन ए, UPI के थ्रू ये ट्रांजैक्शंस हुई है। तो ये आपको याद रखना है, हिंदुस्तान का इतिहास का सबसे ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन UPI के माध्यम से अगस्त के महीने में हुआ है। तो इसके ऊपर MCQ आ सकता है, इसके लिए मैंने सबसे पहले इसको इंक्लूड कर दिया। एज पर द रिसेंट डेटा रिलीज बाय द नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, द यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, दैट इज UPI जिसको हम कहते हैं, उसका फुल फॉर्म भी बहुत कम लोगों को पता होगा। UPI का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट interface. Based payments clocked 1.62 billion transactions in the month of August. This mode of payment has been rising around 8%. ठीक है। सो यहाँ इसमें ग्रोथ जो है हर साल 8% की ग्रोथ हो रही है, लेकिन लॉकडाउन के बाद से इसमें सडन ग्रोथ हुई है। रादर कोविड के बाद से ऑनलाइन पेमेंट को बहुत ज़्यादा, देखो अब कैसे हुआ है। हम कह सकते हैं कि मोदी जी ने जो नोटबंदी की है 2016-17 में, जो नोटबंदी हुई थी, उसका सही फायदा अभी हो रहा है। देखो, नोटबंदी के बाद से ऑनलाइन पेमेंट्स को इनकरेज किया गया, सबके मोबाइल में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑनलाइन पेमेंट ऐप आ चुका है। इसके वजह से लॉकडाउन में या लॉकडाउन के बाद, जहाँ पे कोरोना करेंसी नोट से भी फैलने की जो संभावना है, ठीक है, उसको एलिमिनेट करने के लिए ऑनलाइन पेमेंट्स बहुत ज़रूरी हो चुके हैं। ठीक है, हम सब लोग कैशलेस जा चुके हैं, ऑलमोस्ट एवरीवन ऑफ अस आर गोइंग कैशलेस। ठीक है, सो हम ऑनलाइन पेमेंट प्रेफर कर रहे हैं। अगर समझो नोटबंदी तब नहीं होती तो ऑनलाइन पेमेंट करने से आज सब लोग डरते हैं, बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। लेकिन आजकल ऑनलाइन पेमेंट यानी बैंकों के बाहर या ATM के बाहर लाइन लगा के खड़ा रहना पड़ता, और इस स्थिति में लाइन लगा के खड़ा रहना यानी बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो कहीं ना कहीं अब कोई भी मोदी जी को प्रेस करने के लिए नहीं आएगा कि बाबा तब आपने नोटबंदी करके ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को इनकरेज किया, बहुत अच्छी बात की है, आज उसका हमें फायदा हो रहा है, ये बोलने के लिए कोई सामने नहीं आएगा। लेकिन आप और मेरे जैसे पढ़े लिखे लोग इस चीज़ को भली भांति समझ सकते हैं। तो ये ऑनलाइन पेमेंट इंकरेज हो चुकी है ना।
इन द सेम मंथ अगस्त 2019 में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस केवल 918 मिलियन थी मित्रों। अब सोचो अगस्त 2019 में ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस 918 मिलियन ट्रांजैक्शन हुई थी, वही अगस्त 2020 में 1.62 बिलियन ट्रांजैक्शंस हो चुकी है। तो कितना बड़ा ग्रोथ हो चुका है। द ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड लास्ट मंथ वाज वर्थ रुपीज 2.98 ट्रिलियन 2.98 ट्रिलियन रुपीस का ट्रांजैक्शन हो चुका है यूपीआई के माध्यम से। वही पिछले साल की अगस्त में 1.54 ट्रिलियन रुपीस के ट्रांजैक्शन इसी महीने में हुए थे। ठीक है, सो अप्रॉक्सीमेटली डबल हो चुके हैं ऑनलाइन पेमेंट की जो ट्रांजैक्शंस है वो कोविड के बाद डबल हो चुकी है मित्रों। आने वाले समय में तो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन पेमेंट बढ़ेगा, बढ़ते ही रहेगा। चलो, सो यूपीआई के माध्यम से ज़्यादा करके यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के माध्यम से ज़्यादा करके ट्रांजैक्शंस हो रही है। ठीक है, सो यूपीआई का फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और यूपीआई के माध्यम से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के माध्यम से ही ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस मैक्सिमम बढ़ रही है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इंदिरा 2020 is a bilateral naval exercise between India and which country? ठीक है, इंदिरा 2020 नाम का अपना देश, अब बेसिकली नेवल एक्सरसाइज क्या होती है ये बता दें आपको, उसके बाद ये एमसीक्यू की ओर हम आएंगे। नेवल एक्सरसाइज क्या होती है? इंडिया की जो नेवी है, इंडिया की नेवी, आर्मी नेवी, एयरफोर्स में से नेवी, समंदर में जो राज करती है, हमारा पानी प्रोटेक्ट करने का, इंडिया की जो कोस्टल एरियाज है वो प्रोटेक्ट करने का काम इंडियन नेवी करती है। अब जैसे हिंदुस्तान की नेवी है वैसे अलग अलग देशों की नेवी है। तो क्या होता है, अलग अलग देशों की नेवी के जो शिप्स है वो इंडियन शिप के साथ मिलकर प्रैक्टिस करते हैं, उसको कहा जाता है नेवल एक्सरसाइज। ठीक है, सो इंदिरा 2020 ये बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज थी बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। ठीक है, रिसेंटली ये अनाउंस हुआ था, तो इसके लिए इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि इंदिरा 2020 ये जो नेवल एक्सरसाइज हुई थी वो हिंदुस्तान और किस देश के बीच में हुई थी। ठीक है, सो कोविड के चलते पहले ये जो पिछले 3-4 महीने में कोविड के चलते सब डिसरप्शन हुआ था, उसमें बहुत सारे नेवल एक्सरसाइज पोस्टपोन हुई थी। तो लेकिन बिल्कुल कोविड या खत्म होने या रादर ये लॉकडाउन ओपन होने के बाद सबसे पहली नेवल एक्सरसाइज जो हिंदुस्तान में की गई वो थी इंदिरा 2020। ये हिंदुस्तान और किस देश के बीच में हुई है ये सवाल आपसे पूछा गया है। हिंदुस्तान और चीन के बीच में, हिंदुस्तान और श्रीलंका के बीच में, हिंदुस्तान और यूएस के बीच में, या फिर हिंदुस्तान और रूस के बीच में। तो ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, 4 में से सही जवाब आपको देना है मित्रों। चलो पहले तो बता दें, हिंदुस्तान और चीन के बीच में कभी भी बनेगी नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान और चीन के बीच में हमेशा झगड़ा होता है। ठीक है, सो चीन ये कैसा देश है ये आप सब लोग जानते हैं, मैंने बताने की जरूरत नहीं है। तो उल्टा चीन जो है वो दूसरे के समंदर पे राज करने की कोशिश करता है, जमीन तो हड़पने की कोशिश करता ही करता है, लेकिन समंदर भी हड़पने की कोशिश करता है। इसलिए इंडिया और चीन मिलकर नेवल एक्सरसाइज करना बहुत ही असंभव स्थिति है। अगर आप थोड़ा बहुत नॉलेज रखते होंगे तो आपको जरूर ये पता होगा। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। इंडिया और श्रीलंका के बीच में बहुत कम नेवल एक्सरसाइज होती है, क्योंकि इंडिया हमेशा उससे पावरफुल देशों के साथ नेवल एक्सरसाइज करता है। ठीक है, सो इसका सही जवाब जो है मित्रों ऑप्शन डी होना चाहिए, रूस यानी रशिया। रशिया के साथ हमने इंदिरा 2020 नाम की नेवल एक्सरसाइज अभी कंडक्ट की है। ठीक है, सो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, रशिया। So India and Russia have scheduled to conduct bilateral naval exercise इंदिरा 2020। ये जो bilateral naval exercise होने वाली है ये अंडमान सी में होने वाली है, अंडमान के समंदर में, close to the state of Malacca। This is the first naval exercise since such military activities were suspended due to COVID-19। ठीक है, इसमें 3 रशियन शिप और 3 हिंदुस्तानी शिप पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ठीक है, और ये मिलकर नेवल एक्सरसाइज करने वाला है। ये आपका सेकंड अपडेट था। उसके बाद थर्ड अपडेट आपकी स्क्रीन पे ये रहा। What is the name of the new brand identity of Vodafone Idea? Vodafone Idea को मर्ज होके 2 साल हो चुके हैं मित्रों, लेकिन अभी तक वोडाफोन और आइडिया ने अपना कोई ब्रांड नेम डिसाइड नहीं किया था। अभी तक वोडाफोन आइडिया के नाम से ही या ये एंटिटी को जाना जाता था, इनका कोई ब्रांड नेम नहीं था, नहीं इनका कोई लोगो बना था। अब रिसेंटली उन्होंने एक ब्रांड नेम और लोगो भी अनाउंस कर दिया है। तो उसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है कि हिंदुस्तान में तो केवल 3 ही टेलीकॉम ऑपरेटर है, एक तो रिलायंस जियो, दूसरा एयरटेल एंड द थर्ड वन इज वोडाफोन आइडिया। तो वोडाफोन आइडिया का जो मर्जर हुआ है उसके बाद से उनका कोई ब्रांड नेम नहीं था, अब ये एक ब्रांड नेम आ चुका है। तो कौन सा ब्रांड नेम है वो? आईडी फोन, वो आईडी, वी आई या एम आई? इनमें से सही ऑप्शन आप तो तुरंत बता दोगे। ठीक है, सो सब लोग टेलीविजन देखते हो, एडवर्टीजमेंट देखते हो, तो वी आई यानी ऑप्शन सी को लॉक किया जाए कंप्यूटर महोदय।
तो उसको VI नहीं कहते बल्कि उसको V कहता है, V, ठीक है। और इनका टैगलाइन है टुगेदर फॉर टुमारो, यानी हम साथ रहेंगे, न सिर्फ आज बल्कि कल भी साथ थे और आने वाले समय में भी हम साथ ही रहेंगे, ऐसा इनका मानना है। रीजन भी इनके टैगलाइन के पीछे वजह ये है कि इनके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो दिनों दिन कम होते जा रहे हैं। इनके सब्सक्राइबर्स इनको छोड़ के एक तो एयरटेल नहीं तो जियो में शिफ्ट हो रहा है, तो इसके लिए टुगेदर फॉर टुमारो ऐसा इन्होंने सोच समझ के टैगलाइन जरूर रखा है। और इनका जो वी का नया ब्रांड नेम आया है, वी और उल्टा आई है। ओके चलो, द वोडाफोन आइडिया लिमिटेड हैज रिवील्ड इट्स न्यू इंटीग्रेटेड ब्रांड आइडेंटिटी दैट इज वी, यानी हम साथ साथ हैं, using just the initials of both Vodafone and Idea. The new brand name has been launched after 2 years since the merger of Vodafone and Idea took place. The company has also revealed a reward program named Happy Surprises. अब एक्चुअली वोडाफोन आइडिया का थोड़ा रिस्ट्रक्चरिंग करने की सोच रहे वो, ठीक है। सो उनको जो अब थोड़ा एग्जीक्यूटिव में आने के बाद मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। उनके जो भी बैलेंस पेमेंट्स थे, AGR की पेमेंट्स जो देना बाकी था, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के जो ड्यूज देने बाकी थे, वो देने के लिए गवर्नमेंट ने 10 साल का टाइम लिमिट दिया है, यानी 10 साल की EMI बना के दिए हैं। इसके लिए इनके ऊपर थोड़ा सा बोझ हल्का हुआ है और फिलहाल तो ये कंपनी बच चुकी है। आने वाले समय में क्या होगा पता नहीं। 8.5-9 रुपए में इनका शेयर ट्रेड हो रहा है। बहुत सारी जानकारी इसके बारे में हम आपको दे सकते हैं, लेकिन एट प्रेजेंट इतनी जानकारी आपके लिए उचित नहीं है। जब एग्जीक्यूटिव में आएंगे तो बहुत सारा डिस्कशन हम इस कंपनी के ऊपर आपके साथ करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट हैज टॉप्ड द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग दिस ईयर? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है। देखो अब हिंदुस्तान में बहुत सारे स्टेट्स हैं, हर एक स्टेट चाहता है कि उस स्टेट में एम्प्लॉयमेंट बढ़े। एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए वो स्टेट चाहता है कि अलग अलग कंपनियां आके उस स्टेट में बिजनेस शुरू करें। अब कंपनियां आपके स्टेट में आके बिजनेस तब शुरू कर सकती है जब आपने उनको बिजनेस करने के लिए एनकरेज किया होगा। बिजनेस करने के लिए जो जो प्रोसीजरल कंप्लायंस है, जो लीगल कंप्लायंसेस है, वो लीगल कंप्लायंसेस कम कर दिए होंगे, हार्डशिप्स कम कर दिए होंगे बिजनेसमैन के, तो ही बिजनेसमैन आपके स्टेट में आके बिजनेसेस करेगा। अगर आप उनको बहुत सारे लाइसेंसेस लेने के लिए बोल देंगे, ठीक है, उनसे उनको बहुत सारे कंप्लायंसेस करने के लिए बोल देंगे, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर आप बिजनेसेस के ऊपर लगा देंगे, तो स्टेट में कोई भी नया बिजनेस आके बिजनेस शुरू करना नहीं पसंद करेगा, ठीक है। लेकिन वही अगर आप कंप्लायंसेस कम करोगे, नए नए बिजनेसेस आते रहेंगे आपकी स्टेट में, तो इसके लिए कुछ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नॉर्म्स एस्टेब्लिश किए हैं, क्योंकि हमारी सरकार चाहती है, हमारी देश की सरकार चाहती है कि मैक्सिमम बिजनेसेस हिंदुस्तान में आके बिजनेस शुरू करें। तो इसलिए उन्होंने पिछले 1-2 साल से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग शुरू की है। तो कौन सा स्टेट ज़्यादा से ज़्यादा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करवाए, यानी नए नए बिजनेसेस को अपने स्टेट में बिजनेस शुरू करने के लिए अनुमति देगा, ठीक है, कंप्लायंसेस कम करवाएगा, तो उसकी रैंकिंग शुरू हो चुकी थी हिंदुस्तान में और हर एक साल एक स्टेट को अवार्ड दिया जाता था। तो करंट ईयर में ऐसा कौन सा स्टेट है जो सबसे पहले रैंकिंग में सबसे पहले आ रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश या फिर आपका तेलंगाना, ये 4 स्टेट्स में से ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने फर्स्ट रैंक एक्वायर किया इन टर्म्स ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस? तो मित्रों आपको जान के आश्चर्य होगा, दैट स्टेट इज नन अदर देन आंध्र प्रदेश। दैट इज ऑप्शन सी को लॉक किया जाए कंप्यूटर महोदय, ठीक है। सो आंध्र प्रदेश इस स्टेट ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में अपना नंबर प्रस्तापित किया है, सबसे ऊपर आ चुका है। उसके बाद है उत्तर प्रदेश और उसके बाद है तेलंगाना, ठीक है। सो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग जो है वो DPIIT नाम की इंस्टीट्यूट वर्ल्ड बैंक के साथ कोलैबोरेट करके रैंकिंग अनाउंस करती है। तो इसमें कोई फर्जीवाड़ा होने का चांस ही नहीं है। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड नाम की ये जो संस्था है, वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर ये रैंकिंग हर साल अनाउंस करती है। तो इस साल की रैंकिंग में आंध्र प्रदेश ने इस लिस्ट को टॉप किया है, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश एंड तेलंगाना, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, विच इंडियन स्टेट ऑब्लिक यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च्ड ई फाइलिंग ऑफ कंज्यूमर कंप्लेंट सिस्टम? यानी अब आप सब लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान में कंज्यूमर कोड्स है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोड्स है, ठीक है। सो यानी कंज्यूमर्स को कोई भी समस्या अगर आ जाती है तो उनकी समस्या के लिए कंज्यूमर कोड्स हैं हिंदुस्तान में। अब कंज्यूमर अपनी कंप्लेंट पहले फिजिकली फाइल करता था, अब हिंदुस्तान की एक स्टेट ने
इन कंप्लेंट्स को का ई फाइलिंग करना अलाउ किया है। तो हिंदुस्तान का कौन सा ऐसा स्टेट है, कौन सा या ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसने हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार कंज्यूमर कंप्लेंट्स का ई फाइलिंग सिस्टम एस्टेब्लिश किया है? क्या वो उड़ीसा है, न्यू दिल्ली है, चंडीगढ़ है, या पुडुचेरी दैट इज पौंडीचेरी है? तो इनमें से कौन सी ऐसी यूनियन टेरिटरी या स्टेट है जिसने ई फाइलिंग ऑफ कंज्यूमर कंप्लेंट्स अलाउ किया है? मित्रों, इसका सही जवाब ऑप्शन ए, बी, सी या डी, इनमें से क्या है? इसका सही जवाब है न्यू दिल्ली। कंप्यूटर महोदय, न्यू दिल्ली को, दैट इज ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। सो न्यू दिल्ली इज द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू अनाउंस ई फाइलिंग ऑफ कंज्यूमर कंप्लेंट्स। न्यू दिल्ली इज फेमस फॉर मेनी अदर थिंग्स, बट दिस टाइम केजरीवाल, मिस्टर चीफ मिनिस्टर, अपने चीफ मिनिस्टर आदरणीय श्री अरविंद केजरीवाल जी, इन्होंने इनॉग्रेशन किया था दिल्ली गवर्नमेंट के ई फाइलिंग कंज्यूमर कंप्लेंट सिस्टम का। ठीक है, हेल्पिंग द पीपल टू फाइल कंप्लेंट्स थ्रू वर्चुअल मोड, द डिजिटल सर्विसेज हेल्प्स पीपल मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग ड्यू टू कोविड-19। तो मित्रों, कोविड-19 की वजह से ये अनाउंसमेंट किया गया, बहुत ही नेक कार्य किया गया है। जो जो ई हो रहा है आजकल वो सब अच्छा है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की हमें सबको उतनी ही ज़रूरत है जितनी हमारे सरकार को है। तो विच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैज लॉन्च्ड अ न्यू स्कीम कॉल्ड 5 स्टार विलेजेस? विच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैज लॉन्च्ड अ न्यू स्कीम कॉल्ड 5 स्टार विलेजेस? 5 स्टार विलेज की जो स्कीम है वो किस गवर्नमेंट ने लॉन्च की है? ये 5 स्टार विलेजेस, ये स्कीम के तहत गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट ऐसा है जो अपने सारी जो सुविधा है वो विलेजेस, रिमोट विलेज, यानी ऐसे जगह तक पहुंचाना चाहता है हिंदुस्तान की जहां पे कोई अवेयरनेस नहीं है। तो इसमें से एक डिपार्टमेंट कोशिश कर रहा है कि उनकी जो सर्विस है, गवर्नमेंट का ही डिपार्टमेंट है, ठीक है, जो कोशिश कर रहा है कि उनकी सर्विसेज का बेनिफिट इस देश का गरीब से गरीब जनता ने लेनी चाहिए। ठीक है, विलेजर्स ने भी लेनी चाहिए, रिमोट एरियाज में जो रहने वाले लोग हैं उन्होंने भी इनके फैसिलिटीज का बेनिफिट उठाना चाहिए। ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है उसने ये 5 स्टार विलेज स्कीम अनाउंस की है? ये पहला डिपार्टमेंट जिसका नाम आ रहा है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके बाद तीसरा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। इन 4 डिपार्टमेंट में से ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है इसने रिसेंटली ये 5 स्टार विलेज स्कीम अनाउंस किया है? ठीक है, जिसके तहत वो रूरल एरियाज में भी पहुंचना चाहता है। मित्रों, तो आपको बताने में आनंद हो रहा है कि रिसेंटली लॉकडाउन के दौरान आपने टीवी देखी होगी, तो उसमें एक ऐड जरूर आता था, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया। आजकल डाकिया डाक नहीं बल्कि पेमेंट्स बैंक लेके आता है। सो डाकिया बैंक लाया, डाकिया बैंक लाया, ऐसा कुछ एडवर्टाइजमेंट आता था, शायद आपको याद होगा। तो इसका सही जवाब मित्रों ऑप्शन ए है, दैट इज ऑप्शन ए, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। ये जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, ठीक है, सॉरी आई थिंक सो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो चुकी है आंसर में। ठीक है, आंसर गलत जगह पे मार्क किया, वो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स को वेलफेयर नहीं है, इसका सही जवाब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है। तो हम सब लोग एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं, ठीक है, उस एडवर्टीजमेंट में दिखाते हैं कि हमारा पोस्टल डिपार्टमेंट जो है वो आपके घर तक अपनी सारी की सारी फैसिलिटीज लेके आना चाहता है। यानी न केवल वो आप तक डाक पहुंचाने की सुविधा प्रोवाइड कर रहा है, बल्कि आजकल बैंकिंग भी पोस्ट ने स्टार्ट की है। आप जानते हो कई सालों से बैंकिंग के ऊपर उनका फोकस था, लेकिन उसके ऊपर कभी मार्केटिंग नहीं किया था। तो पहली बार, ठीक है, पोस्ट ऑफिस बैंक्स जो है ये मार्केटिंग कर रही है। ये चाहती है कि इनमें जो सेविंग्स अकाउंट है वो आप ओपन करें, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन करें, देन सुकन्या समृद्धि स्कीम अकाउंट है इनका, पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट है, पीएम सुरक्षा बीमा योजना है, देन पीएम जीवन ज्योति बीमा है, ऐसे कई सारे इनके अकाउंट है, देन किसान विकास पत्र केवीपी, ठीक है, सो ऐसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ऐसे कई सारे वो सर्टिफिकेट्स इशू करते हैं, अकाउंट्स ओपन करते हैं। बहुत बढ़िया इनके प्रोडक्ट्स है। इनके प्रोडक्ट पे जो रिटर्न है वो हिंदुस्तान की बहुत कम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बहुत कम बैंक्स इतना रिटर्न देती है। तो इनके प्रोडक्ट्स में कितना रिटर्न है और कैसे इसमें निवेश किया जा सकता है और इसमें कैसे टैक्स बेनिफिट उठाया जा सकता है, यह जानने के लिए आपको मुझसे मिलना पड़ेगा एग्जीक्यूटिव के टैक्स में। जब हम एग्जीक्यूटिव का टैक्स पढ़ेंगे तो उसमें मैं विस्तार से इसके ऊपर चर्चा करूंगा मित्रों। चलो, सो आई होप ये भी समझ में आया होगा। सो 5 स्टार विलेज स्कीम जो है हमारी पोस्ट ने अनाउंस की है रिसेंटली। उसके बाद अराइज अनिक इज एन इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन? इसमें से किस इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ने अराइज अनिक इज ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है? क्या वो इसरो है,
या फिर वो नीति आयोग है, या फिर DRDO है, या फाइनेंस मिनिस्ट्री है। सो अराइज अनेक ये इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है मित्रों? क्या ये इसरो ने लॉन्च किया है, नीति आयोग ने लॉन्च किया है, DRDO ने लॉन्च किया है, या फिर ये इनिशिएटिव फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? सो मित्रों अराइज अनेक ये जो इनिशिएटिव है आपको बता दें, ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को में इनोवेशन लाने के लिए इनिशिएटिव अनाउंस किया गया था। हिंदुस्तान के जो मध्यम वर्ग के बिजनेसेस हैं, यानी न स्मॉल न लार्ज, ठीक है, जो बीच वाले हैं, मंझले बिजनेसमैन जिनको हम कहते हैं, ठीक है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो है, ठीक है, ये जो एकदम स्मॉल या फिर मीडियम एंटरप्राइजेस जो है, ठीक है, इनको बहुत सारी हार्डशिप्स फेस करनी पड़ती हैं। हार्डशिप्स क्यों? क्योंकि इनकी कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये महंगी महंगी मशीन्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फिर ऐसा कोई इनोवेटिव आइडिया लाके आप आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल कॉस्ट कम करके, क्या आप आपके बिजनेस का खर्चा कम करके आपके बिजनेस में प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो क्या? इससे रिलेटेड ये इनिशिएटिव लाया गया था, जिसका नाम अराइज अनिक रखा गया था, ठीक है। ये इनिशिएटिव नीति आयोग ने लाया था, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, नीति आयोग। सो नीति आयोग ने इनिशिएटिव प्लान किया था अलॉन्ग विद इसरो के साथ मिलके इन्होंने, इसरो और हिंदुस्तान की 4 मिनिस्ट्रीज है, इन मिनिस्ट्रीज को साथ में लेके इन्होंने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया था मित्रों। अब अराइज अनिक का फुल फॉर्म बता देते हैं आपको। पहले तो अराइज का बता देते हैं। अराइज का फुल फॉर्म है अप्लाइड रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर स्मॉल एंटरप्राइज, ARISE, अप्लाइड रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर स्मॉल एंटरप्राइज। और अनिक का फुल फॉर्म है अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस, ठीक है। सो ये स्मॉल एंड मीडियम एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, इनके लिए इनिशिएटिव, स्टार्टअप्स जो थे, जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं, अब हमारी हिंदुस्तान की सरकार चाहती है कि आप जॉब ढूंढते मत घूमिएगा, आप खुद लोगों को जॉब दीजिएगा, आप खुद का बिजनेस कीजिएगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारी इनोवेटिव आइडियाज आप तक लेके आ रहे हैं, ठीक है। और आपके इनोवेटिव आइडियाज को भी इंकरेज करने का काम गवर्नमेंट इस इनिशिएटिव के थ्रू कर रहे हैं। तो अलॉन्ग विद इसरो 4 डिपार्टमेंट जो थे वो था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये 4 मिनिस्ट्रीज के साथ मिलके नीति आयोग ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया था मित्रों, ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू आपके स्क्रीन पे ये रहा। एज पर द रिसेंट WHO रिपोर्ट्स, काउंटडाउन टू 2023, which disease is estimated to cause around 5 lakh deaths per year? मित्रों कैन यू इमेजिन 5 लाख डेथ्स पर ईयर मित्रों, 5 लाख डेथ्स पर एनम। सो अब WHO के रिपोर्ट को तो हम सब लोग मानते ही है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट को कौन नहीं मानता है, ठीक है। इसके एस्टिमेट के मुताबिक 2023 तक पूरी दुनिया में इनमें से एक डिसीज ऐसा है कि जिसके वजह से 5 लाख डेथ्स पर ईयर तक पहुंचेगी। उसमें से सबसे पहला आता है कोरोना, हार्ट डिसीज, कैंसर, डायबिटीज या अस्थमा। ये 4 डिसीजेस में से रादर कौन सी ऐसी डिसीज है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में 5 लाख से ज़्यादा लोग मरने की संभावना है हर साल, वो भी, और वो बस सिर्फ एक और एक चीज़ की वजह से ये डिसीज हो रहा है, दैट इज द केमिकल्स दैट वी कंज्यूम। हम जो केमिकल्स कंज्यूम कर रहे हैं फूड के साथ, यानी हम जो फूड कंज्यूम करते हैं उसमें बहुत सारे फर्टिलाइजर्स हैं। मैं रेगुलर लेक्चर्स में बहुत बताता हूँ आपको इन सारी चीज़ों के बारे में। तो जो हम फूड कंज्यूम करते हैं वो फूड सबसे घटिया फूड कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से फर्टिलाइजर्स और बहुत सारे फैट्स अपने बॉडी के अंदर जाते हैं, और जिसकी वजह से ये डिसीज़ बढ़ते जा रहा है। आने वाले समय में आप आपके सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा मित्रों। ये MCQ बताते बताते आपको हम हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करते हैं कि कृपया अपने सेहत का ख्याल रखिएगा। बिल्कुल जंक फूड ज़्यादा मत खाइएगा, नहीं तो आप भी इस डिसीज़ का जल्दी शिकार हो सकते हो, और वो डिसीज़ है ऑप्शन ए का कोरोनरी हार्ट डिसीज़, ठीक है। सो ये कोरोनरी हार्ट डिसीज जो है, ठीक है, ये WHO के मुताबिक 2023 तक 5 लाख से ज़्यादा रिपोर्टेड केसेस इसकी आने वाली है, 5 लाख से ज़्यादा रिपोर्टेड डेथ केसेस आने वाली है रादर, ठीक है। और बीमार होने वालों की संख्या तो कई गुना ज़्यादा होगी इससे। WHO रिसेंटली रिलीज्ड रिपोर्ट टाइटल्ड काउंटडाउन टू 2023 हु रिपोर्ट्स ऑन ग्लोबल ट्रांस फैट एलिमिनेशन 2020। एज पर द रिपोर्ट मोर देन 100 कंट्रीज have to take actions to remove harmful substances। देखो WHO की रिपोर्ट में कहा है कि 100 से ज़्यादा कंट्री, इसमें हिंदुस्तान भी एक कंट्री है जिसको एक्शन लेना जरूरी है, हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर फूड सप्लाईज,
हमें जो फूड सप्लाई किया जाता है उन फूड में कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस है जिनको बैन करना नेसेसरी है, जो बैन नहीं हो रही है मित्रों। नाउ ड्यू टू इसमें ट्रांस फैट सबसे ज्यादा है और जिसकी वजह से 5 लाख से ज्यादा डेथ का एस्टिमेट है 2023 तक पर एनम। चलो उसके बाद सेकेंड लास्ट एमसीक्यू आज के सत्र के लिए। एज पर रिसेंट स्टडी विच वियतनाम सप्लीमेंट सॉरी एब्सोल्युटली सॉरी as per the recent study which vitamin supplement could decrease COVID-19 admission rates in ICU। ठीक है, सो रिसेंट सर्वे के मुताबिक इन 4 विटामिन में से ऐसा एक विटामिन है जो अगर आप कंज्यूम करेंगे तो कोरोना वायरस से बचाव तो संभव नहीं है, लेकिन कोरोना वायरस से जो क्रिटिकल इश्यूज अराइज होता है, क्रिटिकल केसेस में पहुंचने की जो संख्या है इस विटामिन के कंजम्पशन की वजह से कम हो जाएगी। ठीक है, इसमें से कौन सा ऐसा विटामिन है ये तो आप जानते ही होंगे, इसकी एडवर्टाइजमेंट भी टेलीविजन पे देखते हैं कि कोविड-19 से अगर आपको बचाव करना है तो इस विटामिन का कंजम्पशन आपके बॉडी में होना चाहिए, इसलिए हमारे कंपनी का ये खाइए, हमारे कंपनी का वो खाइए, हमारे कंपनी के प्रोडक्ट में ये विटामिन है, इसकी वजह से आपका कोविड से बचाव हो सकता है वगैरह वगैरह ब्ला 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 बताने वाली बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स आप देखते होंगे। तो इसका सही जवाब जो है वो है विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन सी और विटामिन B6 में से विटामिन डी इसका सही जवाब है। दैट इज ऑप्शन बी, विटामिन डी। सो इसका सही जवाब मित्रों विटामिन डी है। स्पेन में स्टडी रिसेंटली कंडक्ट किया गया था जिसमें विटामिन डी की दवाई जो टैबलेट्स थी, सप्लीमेंट्स जिसको हम कहते हैं, ये 76 पेशेंट्स को दी गई थी जो कोविड पॉजिटिव थे। अब थोड़ा क्रिटिकल स्टेज में थे तो इनके ऊपर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है और इनको हार्मलेस डिस्चार्ज किया गया। ठीक है, सो ये स्टडी ने कंक्लूड किया है। ये स्टडी पब्लिश हुई थी एक जर्नल में, स्टेरॉइड बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, इस जर्नल में ये पब्लिश हुआ था, उसमें उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया था। तो इसके ऊपर आपको आ सकता है क्वेश्चन, इसके लिए मैंने ले लिया। और आज का आखिरी क्वेश्चन, द न्यू बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020 इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट एम्पावर्स आरबीआई टू रिस्ट्रक्चर विच टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन। ठीक है, सो आरबीआई ने जो नया बिल प्रेजेंट किया है, बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020, इनमें से किन इंस्टीट्यूट्स को रिस्ट्रक्चर करने के लिए प्रेजेंट किया गया है? फॉरेन बैंक्स को रिस्ट्रक्चर करने के लिए, कोऑपरेटिव बैंक्स को, निधि बैंक्स या चिट फंड्स, निधि कंपनीज या चिट फंड्स? इसके बारे में डिटेल में जानकारी एग्जीक्यूटिव में प्राप्त होगी मित्रों। समरी में बता देते हैं कि अब ये जो बैंकिंग रेगुलेशन बिल है, ठीक है, ये कोशिश करता है कि हिंदुस्तान में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं इनमें अगर कोई वीकनेस आ जाता है, यानी समझो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कोई बैंक है, अगर वो इंसॉल्वेंट यानी ये बैंक की लाइबिलिटीज उसके एसेट से ज़्यादा है, तो ऐसे केस में अगर वो बैंक इंसॉल्वेंट हो रही है तो उसको रिस्ट्रक्चर करवाया जाता है। जैसे यस बैंक का रिस्ट्रक्चरिंग करवाया था अभी रिसेंटली, यस बैंक डूब रही थी तो यस का नो होने वाला था, तो नो होते होते यस का नो होते होते बचाने के लिए बहुत सारी बैंक्स सामने आई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, सब लोगों ने मिलकर, सारे बैंकों ने मिलकर इसका रिस्ट्रक्चरिंग करवाया, ऑफ कोर्स अंडर द गाइडेंस ऑफ आरबीआई, और बाद में यस को नो होते होते बचा लिया गया। तो ये रिसेंटली एक न्यू बिल प्रेजेंट किया गया, बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020, ठीक है, जिसमें आरबीआई ने ये बिल खास करके इसमें से किस एंटिटी को रिस्ट्रक्चर करने के लिए बिल पास किया गया है। तो मित्रों आपको बता दें कि एट प्रेजेंट कोविड-19 के चलते सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो हुआ है कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर हुआ है। तो कोऑपरेटिव बैंक, ऐसा माना जाता है कि बहुत सारी कोऑपरेटिव संस्थाएं दिवालखोर हो सकती है यानी इंसॉल्वेंट हो सकती है। तो अगर आपका बैंक अकाउंट या आपका पैसा किसी भी कोऑपरेटिव बैंक में है तो कृपया करके मेरी राय मानिएगा, ठीक है, आपको जिसका ज़रूर फायदा होगा, कोऑपरेटिव बैंक में तुरंत आपका अकाउंट बंद करके किसी अच्छे से बैंक में आप आपका बैंक अकाउंट ओपन कर दीजिएगा। बहुत सारे हिंदुस्तान में अच्छे अच्छे बैंक्स हैं, ठीक है, सो उन बैंकों में आप आपका पैसा शिफ्ट कर दीजिएगा। कोऑपरेटिव बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है, तो ज़्यादा इंटरेस्ट के चक्कर में लोग प्रिंसिपल खो देते हैं, लेकिन बहुत सारी कोऑपरेटिव बैंक है जो अब बर्बाद हो रही है, रादर होने वाली है,
कुछ आने वाले समय में बहुत सारी कोऑपरेटिव बैंक बर्बाद हो जाएगी। तो मित्रों इसके लिए आरबीआई ने भी एक नया बिल पास किया है इनकी रिस्ट्रक्चरिंग के लिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, द न्यू बैंकिंग रेगुलेशन बिल 2020 इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट एम्पावर्स आरबीआई टू restructure the cooperative banks. The bill was tabled on the first day of the Parliament's monsoon session by the Finance Minister Nirmala Devichi. The bill, which came in the form of ordinance, was earlier withdrawn. Under this amendment, the Reserve Bank of India can restructure distressed cooperative banks. जो डिस्ट्रेस्ड कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, देखो मैंने रेगुलर लेक्चर्स में, करंट अफेयर्स के रेगुलर लेक्चर में मैंने पीएमसी बैंक के बारे में भी बात की थी। ठीक है, उसका भी रिस्ट्रक्चरिंग चल रहा है। तो ऐसे बहुत सारी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जिसको आने वाले समय में रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन मित्रों रिस्ट्रक्चर जब हो तब हो, लेकिन उसके पहले आप आपके पैसे, आप आपके फाइनेंस, आप आपके सेविंग्स को बचाने की कोशिश कीजिएगा और कोऑपरेटिव बैंकों से आपका पैसा निकाल के किसी और बैंक में शिफ्ट कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही काफी है, फिर मिलेंगे चलते चलते। हैव ए नाइस डे।